वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर AHN का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसके पहले हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नर्सिंग का पढ़ा था। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं। तो इसमें हम इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके अलावा जो इसके अंदर जितने भी डिजीज़ेस होंगे उसके कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी और साइन सिम्टम वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर जो ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो पढ़ेंगे। नर्सिंग प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे और टीचिंग प्लान हम मरीज़ के लिए जो भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो बीमारियां होंगी वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, रेनल एब्सेस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और आई होप कि आपको इसका पता होगा, आप पढ़ चुके होंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जीनिटो यूरिनरी ट्रैक का मतलब किस तरह है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा जीनिटो यूरिनरी सिस्टम है यानी किडनीज का और यूरिन का जो सिस्टम है वो बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। मतलब बॉडी के साथ वो एज अ एक्सक्रीशन काम करता है कि बॉडी के अंदर जो भी कचरा या जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड या जो भी चीज़ें जो कि बॉडी को नहीं चाहिए वो जमा होंगी तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये वाला सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल बॉडी में जब यूरिन प्रिपेयर होता है तो यूरिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर वो जमा होता रहेगा तो बॉडी के लिए मसला होगा और एक किस्म का कचरा अंदर जमा होता रहेगा। ठीक है, अब बॉडी ने उसको बाहर निकालना होता है तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि जो फीसेस का सिस्टम है, ठीक है, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती हैं, तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक जो है वो यूरिनरी सिस्टम है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से अर्गन्स आते हैं? आपको पता है कि 2 किडनीज है, ठीक है, जिससे यूरिन निकलते हैं, 2 यूरेटर जो कि यूरिन से जो किडनी से पाइप से निकलते हैं, ठीक है, और आके ब्लैडर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको हम यूरेटर कहते हैं। तो 2 किडनी से 2 पाइप निकलेंगे, उसको हम 2 यूरेटर्स कहते हैं। अच्छा, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसको हम कहते हैं मसाना, जिसमें यूरिन टेम्परेरी आर्जी तौर पर स्टोर होता है, और एक होता है यूरेथ्रा जिसके ज़रिए यूरिन बाहर आता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको इसके स्ट्रक्चर वाइज बताया गया है कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करता है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में बॉडी को मतलब बैलेंस पे रखना होता है कि बॉडी अपने जिस तरह उसको कंडीशन चाहिए उसी कंडीशन में काम करे, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, इसी तरीके से जो है बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए किडनीज बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करती हैं और इसीलिए जो है उसको वाइटल पार्ट कहते हैं। मतलब अगर किसी की किडनीज ख़राब हो जाए तो वो बंदा मतलब उसको बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह भी नहीं पाता अगर किसी के दोनों किडनीज फेल हो। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस में काम करता है। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो बरकरार रखता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं जितनी होनी चाहिए उतनी बॉडी में वो किडनी कोशिश करती हैं कि रहें। अच्छा, इसके अलावा खून प्रोड्यूस करने में भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। द किडनीज प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब वही बात कि किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है जिसमें जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो कचरा बनता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो स्टोर होता है। स्पेशली उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह जो कि बॉडी में एक्स्ट्रा पड़े हुए या एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए किडनीज काम करती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं किडनी, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन है, रेनिन है। ठीक है, रेनिन तो वैसे लंग्स में प्रोड्यूस होता है लेकिन यहाँ पे आके फिर काम करता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अल्डोस्टेरॉन, ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन्स है जो कि यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये हार्मोन्स में भी काफ़ी अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा,
अब हम अगर स्पेशली किडनीज की एनाटॉमी पढ़े तो आपको पता है कि किडनी जो है वो हमारे एब्डोमिनल वाल के बिल्कुल पीछे मौजूद होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, ठीक है, बिल्कुल पीछे पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके पीछे और डायफ्राम के नीचे, ठीक है। दे एक्सटेंडेड ऑन द 12th thoracic vertebral to the 3rd lumbar vertebra, ठीक है। हमारी जो वर्टिब्राज होती है, जो 12th thoracic vertebra है, ठीक है, thoracic vertebra टोटल 12 होते हैं, तो उस आखिरी के यानी 12 से लेके जो लंबर नंबर 3 है उसी के दरमियान में किडनीज पड़ी होती हैं, ठीक है। राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है क्योंकि उसके नीचे जो है वो लिवर मौजूद होता है, तो इसीलिए जो है वो स्पेस उसने घेरा हुआ है। तो लेफ्ट थोड़ी सी नीचे और राइट थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। ये आपको उसका लोकेशन बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी नीचे है, और बाकी उसके सारे ऑर्गन्स भी आपको बताए गए हैं, लोकेशन वाइज भी बताया गया है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको मजीद अच्छे से बताया गया है, यू कैन सी दैट। अच्छा, किडनी जो है वो बीन शेप होता है, बीन शेप मतलब लोबिया की तरह आपको नजर आएगा, जो कि 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर वो वाइड होता है, मतलब चौड़ी होती है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। और अगर आप उसके वेट को चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको तकरीबन 150 ग्राम की एक किडनी मिलेगी, ठीक है, मतलब 150 ग्राम उसका वजन होगा। अब किडनी का जो यूनिट होता है, जैसे बॉडी के हर पार्ट का या हमारी बॉडी का जिस तरह हम कहते हैं कि यूनिट सेल है, तो इसी तरह किडनी का भी जो यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन जो है तकरीबन किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन आपने पढ़ा होगा कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यूनिट है, और स्पेशली जो यूरिन बनता है वो उसी नेफ्रॉन की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, तो इसमें वही फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखना है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म से जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा निकल आएंगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बाहर निकालना है, और अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो यूरिन में बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये सारी चीज़ें, तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके अलावा पीएच जो होता है बॉडी का, उसको स्टेबल रखता है कि बॉडी के लिए जितना पीएच चाहिए उतना ही रहे, ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक ना हो। तो वो वाटर के लेवल को देखते हुए मतलब वो क्या करती हैं, पीएच को बरकरार रखती हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दिया है। एंडोक्राइन फंक्शन जो हार्मोनल फंक्शंस है, ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और फिर हर हार्मोन का अपना अपना काम है, तो इसीलिए वो एंडोक्राइन फंक्शन भी इसका थोड़ा बहुत आ जाता है। और स्टिमुलेशन ऑफ एरिथ्रोपियोसिस, एरिथ्रोपियोसिस मतलब मेकिंग ऑफ आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज बनना, जो कि एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, वो एक हार्मोन की वजह से होता है जो कि किडनी में मौजूद होता है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी सरफेस एनाटॉमी पढ़े तो इसके अंदर आपको, मतलब किडनी के अंदर आपको 3 लेयर्स मिलेंगे। जो सबसे इनर लेयर है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, उसको हम रेनल फेशिया कहते हैं, फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। और दूसरा जो लेयर है, दूसरी लेयर एडिपोज कैप्सूल जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3 लेयर है रेनल कैप्सूल जो कि बाहर की तरफ होती है और एब्डोमिनल वाल के साथ जो है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, 3 लेयर आपने याद रखना है। इंटरनल एनाटॉमी पढ़े, मतलब जब आप किडनी के अंदर देखते हो तो किडनी के अंदर आपको 3 हिस्से मिलेंगे, एक को हम कहते हैं कॉर्टिक्स, एक को हम कहते हैं मेडुला, एक को हम कहते हैं पेल्विस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, खैर ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। कॉर्टिक्स जो है वो आउटर हिस्सा है, एक मिनट यहाँ पे मैं साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ। ये जो हिस्सा आपको नजर आएगा, ठीक है, जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो वाइट कलर का है थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो है आउटर हिस्सा थोड़ा सा लाइट रेडिश कलर होता है इसका। और इसके अलावा ग्रेनुलर अपीयरेंस ड्यू टू मैनी कैपिलरीज, इसमें आपको ये दाने से मिलेंगे, जो आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये दाने से जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या होंगे, ग्रेन्युलर अपीयरेंस होगा। मतलब ये जो है इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे, ये आपको जो दाने मिलते हैं ये मतलब
ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी होती हैं, इसीलिए हम इसको जो है वो मतलब यहाँ पे आपको ये नज़र आते हैं, ज़्यादातर कैपिलरीज की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा मेडुला जो है, मेडुला अगर हम देखें तो ये एनर स्ट्रक्चर है, ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं मेडुला, ठीक है। अब मेडुला के अंदर आपको जो है वो रेनल पायरामिड्स मिलेंगे। रेनल पायरामिड्स का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको जो ये इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैं आपको एक मिनट क्लियर करके दिखाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह, ठीक है, ये कहलाता है रेनल पायरामिड, ठीक है। और रेनल पायरामिड जो है फिर वो पेपीला पेपीला में जाके एंड होता है, मतलब जो कॉर्टेक्स कॉलम्स है उसको अलग अलग करता है, मतलब ये जो है कॉलम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और फिर आखिर में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम फिर वो तीसरा नाम कहते हैं जैसे पेल्विस, ठीक है। पेल्विस जो है मतलब यहाँ से ये पूरा यूरिन बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है, और इसी पाइप में वो मतलब सबसे निकल आएगा और फिर इसी रास्ते से जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेल्विस। तो ये पूरा जो है वो सरफेस एनाटॉमी है, मतलब इंटरनल एनाटॉमी, सॉरी इंटरनल एनाटॉमी है किडनी की, ठीक है, कि किडनी में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले कॉर्टेक्स, ठीक है, फिर उसके बाद मेडुला और उसके बाद पेल्विस। तीनों के लोकेशंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। पेल्विस से जो है वो आगे जाके यूरेटर निकलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आपको मज़ीद अच्छे से बताया गया है, एक एक पार्ट बताया गया है, ठीक है। मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स भी इसमें होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा रेनल सर्कुलेशन, रेनल सर्कुलेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, ठीक है, बस सिर्फ आपको रेनल सर्कुलेशन का इतना पता होना चाहिए कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, तो उसका टोटल मतलब अगर 100% ब्लड है तो उसका 20 to 25% ब्लड जो है वो किडनीज में आता है, ठीक है। और किडनीज में वो क्या होता है, मतलब प्यूरिफाई होता है, ठीक है, उसको साफ किया जाता है, उससे यूरिन बनता है। तो 20 to 25% जो कार्डियक आउटपुट का जितना भी ब्लड होता है वो किडनीज में आता है। फिर किस किस रास्ते आता है, जैसे रेनल आर्टरी है, फिर सेगमेंटल आर्टरी है, फिर एंट्रीब्यूलर आर्टरी है, एक एरिक्यूलेट आर्टरी है, ठीक है। और ये सारे आर्टरी जो कि इसी तरीके से आके फिर आखिर में वेंस में बात चली जाती है, ठीक है, और वेन से वापस। तो ये जो है सिंपली अगर आप याद कर सकते हैं आर्टरीज तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो सिंपल इतना याद रखिए कि रेनल सर्कुलेशन जो है वो उसका मतलब जो टोटल सर्कुलेशन है, ठीक है, उसका 20 to 25% ब्लड किडनीज में आता है। अच्छा जी, अब नेफ्रॉन का आपको जो है वो स्ट्रक्चर बताएंगे, और नेफ्रॉन मैंने आपको बताया है कि किडनी का यूनिट होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट, जैसे कि अफेरेंट आर्टरियूल है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसके अलावा ईफेरेंट आर्टरियूल है, और ये बहुत सारे इसके अंदर लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वैसे आप नाम पढ़ेंगे ये बहुत ही कुछ मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा लिखा होता तो फिर आपको अच्छा समझ आता, लेकिन मैं आपको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियूल। एफेरेंट आर्टरियूल साथ में लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो इसी रास्ते से नेफ्रॉन में एंटर होगा, ठीक है। जब ब्लड यहाँ पे एंटर होगा तो यहाँ पे एक जूसर टाइप लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, और इसमें ब्लड बहुत तेजी से पास होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, मतलब उसके अंदर जो भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, हार्मोन्स, वो यहाँ पे वापस रीअब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। और फिर जो ब्लड बचता है, जो मतलब एक किस्म का कचरा होता है, वो इसी रास्ते से जाके मतलब इसी तरह नीचे आता है और इसी रास्ते से गुजरता है, ठीक है। और इस रास्ते को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पी सी और टी, ठीक है, पीसीटी इसको हम कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, वो यहाँ पे अगर बॉडी को ज़रूरत है तो यहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब होंगी वापस बॉडी को, इसके साथ साथ एक वेन चल रही होती है, ठीक है। अच्छा,
फिर वो ब्लड जब यहाँ से पास होती है तो इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, DCT आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसमें से वो ब्लड मतलब जब यहाँ पे पहुँचता है तो वो मुकम्मल तौर पर पेशाब होता है, यानी मुकम्मल तौर पर कचरा होता है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर साफ यूरिन होता है। और फिर इसको हम कहते हैं कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, मतलब वो इसी के ज़रिए आएगा और कहाँ पे बाहर यूरेटर के ज़रिए आएगा और ब्लैडर में जमा होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें जो है मेनली आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि किस तरह है, और इसके पार्ट्स जो है, ठीक है, कलेक्टिंग सिस्टम, लूप ऑफ हेनले जो ये वाला स्पेस है, ठीक है, जो यू शेप आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए। दोबारा से आपको वही थोड़ा मज़ीद डिटेल से बताया गया है, अच्छा डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये भी वही है कि मतलब किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से वो, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ब्लड जाता है वो ऐसे ही जाता है, ठीक है, इस तरह जाता है। तो मतलब उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो बाहर आती जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होती जाएंगी, और जो एक्स्ट्रा यूरिन होगा वो आगे इस तरह चलता जाएगा और आखिर में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके चलने का तरीका होता है, यूरिन बनने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और इसके नाम से ही पता चलता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं किडनी के अंदर, तकरीबन 85% नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और ये मेनली कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है, जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये स्टैंडर्ड जो बिल्कुल प्योर यूरिन होता है ना, ये वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो मेन ज़्यादा काम जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का होता है। दूसरा जो है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो कि मेडुला के पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है बहुत कम होते हैं, तकरीबन 15% होते हैं। और इसमें जो है मतलब थोड़ा बहुत ADH के रिस्पॉन्स का ये इंतज़ार करते हैं। ये ज़्यादातर यूरिन को या फ्लूइड को या वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जब बॉडी में पानी की कमी होती है, ठीक है, तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वाटर को बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए इसको जक्स्ट्रा मेडुलरी कहते हैं। और ये ADH के हार्मोन के ऊपर, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, उसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और इसलिए ये क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन तैयार करते हैं। मतलब इसके जब इससे जो यूरिन बनेगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इन दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो यूरिन कलेक्शन होता है, मतलब यूरिन कैसे आता है, तो उसमें आपको ये दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए। अ, एक मिनट, कहाँ जा रहा है ये, हाँ, माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स, ठीक है। माइनर कैलेक्स जो होता है ये एक ट्यूब होता है जो कि एक अ, उससे निकलता है, एक कॉलम से निकलता है, ठीक है, पायरामिड जो हमने पढ़ा था वो उससे निकलेगा। फिर आएगा मेजर कैलेक्स, तो मेजर कैलेक्स में जो है वो बहुत सारे माइनर कैलेक्स आके जमा होंगे, जैसे कि ऊपर नीचे से आपको दिख रहा होगा कि उसके बहुत सारे जो है वो ट्यूब्स आके एक बहुत बड़ा ट्यूब बनाते हैं, जिसको मेजर कैलेक्स कहते हैं। मेजर कैलेक्स के बाद आता है रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से फिर निकलता है यूरेटर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो यूरिन बाहर निकलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो एफेरेंट ट्यूबुल है जो आपको वो बताया गया है, ठीक है, नेफ्रॉन बताया गया है। तो इसमें आपको कुछ टेबल नज़र आ रहे होंगे, A, B और C टेबल्स हैं, ठीक है। इसमें सिंपल आपको यही बताया गया है कि जब जितना ब्लड नेफ्रॉन में जाता है उसका कितना हिस्सा यूरिन बनता है, कितना वो रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वापस बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि वाटर जो है वो तकरीबन, अगर आप ए वाले उसमें देखेंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटर नज़र आ रहा होगा कि 180 लीटर मतलब जा रहा होता है, ठीक है। एक दिन के अंदर ब्लड 180 लीटर जा रहा, अब 180 लीटर होता नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन वो बार बार सर्कुलेट होके जाता है, इसीलिए हम इसको टोटल काउंट करते हैं। 180 लीटर जा रहा होता है, सोडियम जो है वो 540 ग्राम जा रहा होता है, क्लोराइड 630,
बाइकार्बोनेट 300, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसमें से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, मतलब उसमें से वापस कितना आता है। अगर ब्लड 180 लीटर गया है, ठीक है, तो वाटर 180 लीटर गया है, तो उसमें से रीअब्जॉर्ब होता है कितना, 178। मतलब इसमें से कुछ 1.5 लीटर जो है वो क्या हुआ, मतलब यूज हो गया या उससे यूरिन बन गया, ठीक है, और बाकी 178 लीटर जो है वो वापस आ गया, ठीक है। इसी तरह सोडियम भी आप देख सकते हैं 537 और यहाँ पे 540, मतलब 3 ग्राम जो है वो एक्सक्रीट हुआ है। इसी तरह क्लोराइड जो है वो 625, यहाँ पे 630 है, तो वो 500, मतलब 5 ग्राम जो है वो इस तरह हुआ है। तो ये जो है बहुत कम कम जाता है यूरिन के अंदर, ठीक है। फिर जो है वो यूरिन में कितना निकलता है वो आपको ये बताएगा कि यूरिन में जो है वाटर तकरीबन एक दिन के अंदर 1.5 लीटर निकलता है, मतलब 1.5 लीटर यूरिन बनता है, ठीक है। सोडियम जो है वो 3.3 ग्राम बनता है, क्लोराइड जो है वो 5.3, बाइकार्बोनेट जो है वो 3। इसी तरीके से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इससे बाहर निकलती है, ठीक है। ये आपको दोबारा वही थोड़ा सा अच्छा और सिंपल डायग्राम बनाया गया है नेफ्रॉन का, कि उसमें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, अफेरेंट आर्ट्यूल, इफेरेंट आर्ट्यूल, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अभी बस आपको इसके नाम याद होने चाहिए थोड़े बहुत, अगर आपको डायग्राम समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा रेनल डिसऑर्डर, ठीक है, रेनल डिसऑर्डर या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और उससे पहले हम ये रेनल फंक्शन टेस्ट RFT जो होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।